वेलकम गाइस। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राहुल चौधरी। सो बेसिकली आज का जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे पिछले महीने 2021 का जो दिसंबर का महीना है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन से क्या क्या इंपॉर्टेंट खबरें। देखिए, न्यूज़ बहुत सारी रहती हैं, लेकिन मैं सिर्फ वही न्यूज़ आपके लिए लेके आता हूँ जो बहुत ही काम की है, या फिर जो एग्जाम्स में यूपीएससी के एग्जाम्स हो, या फिर चाहे आपके रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए, ये जैसे एग्जाम्स हो, या फिर जो स्टेट सिविल सर्विसेज हैं जैसे यूपीपीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, आरएएस हो गया, एमपीपीएससी हो गया, तो उन सब में आपके काम आ सके तो वो रेलिवेंट एकदम बिल्कुल अप टू द पॉइंट रहेगा। बाकी तो पढ़ने को तो देखो, आपको पढ़ना ही है, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, चीज़ें आपको फॉलो करनी है। बस यहाँ पे एक क्विक रिवीजन आपको इस वीडियो के तहत मिल जाएगा कि हाँ, मतलब मामला क्या था, मुद्दा क्या था, वो सब चीज़ें आपको फटाफट समझ में आ जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दिसंबर इंटरनेशनल रिलेशंस का ये न्यूज़ लेटर हमारी तरफ से, हम इसे करंट अफेयर्स नहीं कहते, हम इसे न्यूज़ लेटर कहते हैं। थोड़ा सा इनोवेटिव चीज़ हम लेके आए आपके लिए। सबसे पहला न्यूज़ जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे वो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ भूटान। ठीक, तो इसमें हुआ क्या है, इसमें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भूटान ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, जिसे कहा जाता है नगाडाग पेलगी खोरलो अवार्ड। ये थोड़ा नाम याद रखिएगा आप, नगाडाग पेलगी खोरलो अवार्ड। हालांकि ये पूछने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि ये अवार्ड किसको दिया गया था, राइट। और ये कब दिया गया? भूटान का 114th नेशनल डे सेलिब्रेट किया जा रहा था, तब ये दिया गया था। 17 दिसंबर को जो है भूटान का नेशनल डे, 17 दिसंबर, माफ कीजिएगा, शायद मैं सितंबर बोल गया हूँ। 17 दिसंबर को जो है भूटान का नेशनल डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। बेसिकली 17 दिसंबर 1907 में यहाँ भूटान में पहली बार इनके जो पहले राजा थे, द्रुक ग्यालपो युगेन वांगचुक, तो उनको कोरोनेट किया गया था, उनको मतलब उनका राज्याभिषेक किया गया था। तो उसी के संदर्भ में ये अवार्ड जो है, ये प्रथा जो है चालू हुई। ये भूटान का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। साथ ही साथ इस अवार्ड को देते हुए भूटान ने यह भी जताया कि बहुत ही अनकंडीशनल फ्रेंडशिप रही है भूटान और भारत के बीच में, और जिस तरीके से भारत ने कोविड के दौरान भूटान की मदद की सभी चीज़ों में, तो भूटान इसका काफ़ी ज़्यादा ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा भारत के लिए। तो अच्छी बात है, फॉरेन रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए हमारे आसपास के, खासकर जो पड़ोसी देश हैं उनसे फॉरेन रिलेशंस काफ़ी अच्छे होने चाहिए। क्लियर? तो ये याद रखना है आपको, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ भूटान किनको दिया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया। क्या नाम था? नगाडाग पेलगी खोरलो, जिसे द्रुक ग्यालपो अवार्ड भी कहा जाता है। 17 दिसंबर को इनका नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ, दैट इज पिलर ऑफ शेम। तो पिलर ऑफ शेम जो है, आप ये देख सकते हैं, ये स्क्रीन में, ये इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये पिलर ऑफ शेम है। इसमें ये सारे जो है ना, ये लोगों की मतलब मूर्तियां हैं, ये जो स्कल्पचर्स हैं ये लोगों की स्कल्पचर्स हैं, और वो मरे हुए से ऐसे ऐसे चिल्लाते हुए से दिखाए जा रहे हैं। तो बहुत ही नेगेटिव टोन है इस चीज का, दैट इज पिलर ऑफ शेम। आप वो वर्ड से भी समझ सकते हैं, बहुत ही नेगेटिव है ये। इट इज फेमस स्टैच्यू ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग विच मार्क्स द थियाननमन मैसेकर इन 1989। तो 1989 में चीन में जो थियाननमन चौक था, वहां पर कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स क्या करने लगे, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स सामने आ गए और डेमोक्रेसी की मांग करने लगे। तो उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। उस वक्त जो चीन के सर्वे सर्वा थे, मतलब चीन के जो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने पहले तो देखा देखा देखा, फिर ये प्रोटेस्ट जब और जोर पकड़ने लगा तो उसको क्रश करने के लिए उन्होंने आर्मी का यूज किया और बहुत ही ब्रूटल फोर्स का यूज किया, जिसमें काफी ज्यादा लोगों की वहां पे जान गई। सो दिस स्टैच्यू इज ऑल अबाउट दैट इंसिडेंट, थियाननमन मैसेकर इन 1989, राइट। अब चीन में तो फायरवॉल लगा हुआ है, आप सभी को मालूम है, चीन में फायरवॉल लगा हुआ है। तो क्या होता है, ये न्यूज चीन में जाती ही नहीं है, चीन के लोगों को पता ही नहीं है कि थियाननमन मैसेकर कुछ हुआ था। अगर वो चीन में आप बैठे हुए हैं और थियाननमन मैसेकर, आप अगर उनके जो भी सर्च इंजन है बैदू वगैरह, उस पर अगर आप टाइप करें तो आपको फिर वहां पे कुछ भी नहीं दिखेगा उससे रिलेटेड। चीन के बाहर पूरा सब कुछ दिखाई देता है। तो जो लोग चीन से बाहर निकल कर आते हैं और फिर वो देखते हैं कि अच्छा अच्छा ऐसा हुआ था, तो आज की जो जनरेशन है चाइना की, उनको तो मालूम भी नहीं है कि थियाननमन मैसेकर ऐसा कुछ हुआ था। तो हांगकांग की यूनिवर्सिटी है, इसमें लगाया गया था, राइट। अब हुआ क्या है कि हांगकांग पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि ये जो पिलर ऑफ शेम है आप इसे हटा दीजिए, चीन की तरफ से ये प्रेशर है, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज इन द न्यूज। तो ये आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना है, पिलर ऑफ शेम। क्लियर? चलिए अगली स्टोरी पे चलते हैं, दैट इज न्यू कैलिडोनिया। यहाँ पे आप मैप देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है,
उसके बाद यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये जो रेड में आपको दिख रहा है ना, ये है न्यू कैलिडोनिया। तो ये जो न्यू कैलिडोनिया है ये सबसे पहले फ्रांस द्वारा 19वीं शताब्दी के मध्य में कॉलोनाइज किया गया था, और उसके बाद फिर यहाँ पर बहुत सारे रेफरेंडम्स हुए इन मतलब इस जगह पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए बहुत सारे रेफरेंडम्स हुए। बेसिकली 3 रेफरेंडम्स हुए, और उसमें एक 1998 में एक अकॉर्ड साइन हुआ फ्रेंच लोगों के बीच में, बिकॉज दिस होल आइलैंड वाज कॉलोनाइज्ड बाय फ्रांस। तो फ्रेंच के और यहाँ के जो लोकल इंडिजिनस लीडर्स थे उनके बीच में एक अकॉर्ड साइन हुआ 1998 में, जिसका नाम क्या पड़ा, नोमिया अकॉर्ड। ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम वगैरह में आ सकता है। सो दिस इज द नोमिया अकॉर्ड। इससे पहले 1998 से पहले भी एक अकॉर्ड साइन हुआ था 1988 में। वो एक तरीके का पीस डील था, मतलब शांति वार्ता था, और उसका नाम था मैटिग्नॉन अकॉर्ड, राइट। अब इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पर इस इलाके में देखिए क्या होता है कि कोई भी इलाका है तो वहाँ पर एक तो वहाँ के इंडिजिनस लोग होते हैं, फिर वहाँ पे जो बाहर से लोग आते हैं। तो फ्रेंच के जो यूरोपियंस वगैरह थे, जो सेटलर्स यहाँ पर आए, वो तो बाहर के थे, यहाँ पे इंडिजिनस लोग भी थे। इंडिजिनस जो थे उनको कहा गया था कनक पीपल, और जो यूरोपियन सेटलर्स थे उनको बोला गया कैल्डोजिस, राइट, कैल्डोचिस, क्लियर। तो कनक पीपल जो है, दीज आर द इंडिजिनस पीपल ऑफ द न्यू कैलिडोनिया, क्लियर। तो कनक का रिप्रेजेंटेशन कितना है, लगभग 39% है ये पॉपुलेशन के, जबकि यूरोपियन जो है उसी टेरिटरी में जो बोर्न हुए हैं वो 27% के आसपास है। मोस्ट ऑफ द रिमाइंडर आर फ्रॉम द अदर पैसिफिक आइलैंड्स विच आर ऑफ मिक्स्ड हेरिटेज कॉल्ड कैलिडोनियंस। तो पूरा सब कुछ अब मतलब मिक्स हो गया है, मिंगल अप हो चुका है चीज़ें। एक फ्रेंच के भी हैं, फिर वहाँ के इंडिजिनस भी हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। मैच द कॉलम करके आ सकता है कनक पीपल किससे रिलेटेड है। तो अब ये सारे के सारे फ्रेंच इलेक्शंस में वोट डालते हैं, इनके पास फ्रेंच नेशनैलिटी भी है इन सभी के पास, समझिए, क्योंकि ये फ्रेंच की कॉलोनी है ना, अभी भी ये फ्रेंच के अंदर में ही है, फ्रांस के अंदर ही है। तो अभी भी ये सब लोग जो है यहाँ पे फ्रेंच के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, और इनके पास जो नेशनैलिटी है वो भी कैसी है, फ्रेंच नेशनैलिटी है। अगर जोग्राफिकल व्यू से हम देखें तो न्यू कैलिडोनिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा रिच है रिसोर्सेज में, और तकरीबन विश्व का जो 10% निकल रिजर्व है वो यहीं पे मिलता है। अब ये 3 जो रेफरेंडम्स वगैरह हुए कि हाँ ऐसा ऐसा है, और अभी भी हाल फिलहाल रेफरेंडम हुआ था इसमें, तभी ये न्यूज़ में था न्यू कैलिडोनिया में। तो ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप समझिए। भारत के लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आप पोजीशन आप देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये न्यू कैलिडोनिया है जो फ्रांस है। तो फ्रांस लगातार भारत को कह रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया और मैं, मतलब फ्रांस कह रहा है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और मैं, हम तीनों मिलके एक इस रीजन के अंदर में एक एक्सिस बनाते हैं, राइट। और उसको हम नाम देंगे स्ट्रैटेजिक एक्सिस करके, हम उसको नाम देंगे इंडो पैसिफिक रीजन में हम काम करेंगे, मिलके काम करेंगे। और न्यू कैलिडोनिया जो है ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट हो जाता है टू काउंटर द चाइना के लिए। तो दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिलेशंस रिगार्डिंग टू इंडिया एंड फ्रांस, राइट। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना है, न्यू कैलिडोनिया क्या था, और कुछ अकॉर्ड वगैरह है यहाँ पे, नोमिया अकॉर्ड हो गया या फिर मैटिंगन अकॉर्ड हो गया, ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ, दैट इज जर्मनीज न्यू चांसलर। तो जर्मनी को उनके नए चांसलर मिले हैं, बहुत ही डैशिंग से लग रहे हैं ये। इनका नाम क्या है, इनका नाम है ओलाफ स्कोल्स। शायद जर्मन में कुछ और तरीके से प्रोनाउंस किया जाए, आई डोंट नो, बट द नेम ऑफ दिस गाय इज ओलाफ स्कोल्स। बिकेम द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी एंड रिप्लेस्ड एंगेला मर्कल। एंगेला मर्कल को इन्होंने रिप्लेस किया है। बहुत ही लंबे समय तक एंगेला मर्कल जो है वो वहाँ की चांसलर बनी रही जर्मनी की, बहुत अच्छा काम भी किया उन्होंने। तो जो चांसलर होते हैं जर्मनी के, दे आर द हेड ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। जैसे हमारे यहाँ पीएम होते हैं, इंडिया के अंदर में जो पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, राइट। और हेड ऑफ स्टेट किसे कहा जाता है, प्रेसिडेंट को कहा जाता है। तो जर्मनी में चांसलर को हेड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। ये जो होते हैं, ही इज ऑल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ जर्मन आर्म्ड फोर्सेज ड्यूरिंग वॉर टाइम। The Chancellor is the chief executive of the federal cabinet and heads the executive branch. She is elected by Bundestag. Bundestag जो है वहाँ की पार्लियामेंट है, वहाँ का लेजिस्लेटिव ब्रांच है, राइट। she elected by Bundestag on the proposal of the federal president. Clear? Even 4 years, German vote to decide how the 598 base seats in the Bundestag will be divided among the members of Germany's various political parties. तो हर 4 साल में पूरा जो है वो डिसाइड किया जाता है। कितने वहाँ पे सीट्स हैं, 598 सीट्स हैं। भारत में कितनी सीटें आप बताएंगे मुझे, भारत के संसद में, लोकसभा के अंदर में कितनी सीटें हैं आप मुझे वो बता दीजिए। और जर्मनी में देखिए कितने, और फिर भारत का पॉपुलेशन देखिएगा और फिर जर्मनी का पॉपुलेशन, ये थोड़ा रिसर्च कीजिएगा क्या प्रोपोर्शन सेम होता है, राइट। तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे समझने को मिलेगा।
उसके बाद फिर जर्मन की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो पर्सनलाइज्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है फॉलो करती है। क्या फॉलो करती है? पर्सनलाइज्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जिसमें दो तरीके से कोई भी जर्मन का जो व्यक्ति है, कोई भी जर्मन अगर है, तो वो अपने दो वोट जो है वो कास्ट करता है। एक तो करता है कैंडिडेट के लिए उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि उसका फेवरेट कौन है। जैसे मान लीजिए कि मैं जर्मन में कहीं बर्लिन में रह रहा हूँ, तो बर्लिन में वहां पे जो बंदा खड़ा हो रहा है अगर वो मेरा फेवरेट है तो एक वोट मैं उसको दूंगा। और एक मैं देता हूँ बुंदेसटैग के पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि मेरी पार्टी कौन सी फेवरेट है। यहाँ पे दोनों चीजें डिफरेंट है, बंदा और पार्टी दोनों अलग अलग है। ठीक है, वो अलग बात है, आप दोनों को मर्ज कर दीजिए कि ये बंदा इसी पार्टी का है तो मैं पार्टी को वोट दे रहा हूँ, ये बंदे को वोट दे रहा हूँ, दिस इज समथिंग डिफरेंट, राइट। लेकिन कोई भी जर्मन जो होते हैं वो क्या करते हैं, दो वोट यहाँ पे कास्ट करते हैं। एक तो करते हैं कैंडिडेट के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और एक करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इन द बुंदेसटैग। द टू वोट्स बॉयल डाउन टू व्हाट इज देयर फेवरेट कैंडिडेट who represents them in their districts and what is their favorite party that will represent them in the Bundestag। और इस सिस्टम को ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं पर्सनलाइज्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। सिलेबस का पार्ट है, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो कंपैरिजन है वो मेंस की जीएस पेपर 2 के सिलेबस में है, तो वो आपको थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। सो दिस इज द होल सिनेरियो, द पॉलिटिकल सिस्टम इन जर्मनी। बाकी चीज़ें जो है आप बुक्स वगैरह से रेफर कर लेना, हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से नहीं है। क्लियर? सो दिस इज द जर्मनीज न्यू वाइस चांसलर, जर्मनीज न्यू चांसलर, दैट इज ओलाफ स्कोल्स। चलते हैं एक और स्टोरी की तरफ। इंडिया श्रीलंका रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा मतलब गर्मा गर्मी रही और काफ़ी उठापटक हुई इस रिलेशन में। मैं आपको सारा समझा देता हूँ। फिलहाल के लिए ये श्रीलंका का मैप आप देखिए, यहाँ पर ये जो पोर्ट है द पोर्ट ऑफ त्रिकोणामल्ली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ में रहेगा और मेरे हिसाब से ये आ भी सकता है। तो अभी हाल फिलहाल भारत और श्रीलंका के बीच में कुछ मतलब इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। 4 पिलर इनिशिएटिव्स इन्हें कहा जाता है। इसमें सबसे पहले बात किस पे की जा रही है? अर्जेंट फूड एंड हेल्थ सिक्योरिटी पैकेज। तो ये सब चीज़ें हैं क्योंकि वहाँ पे कोविड क्राइसिस के लिए तो भारत मदद कर रहा है, तो अच्छी बात है। सेकंड, एड्रेसिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी इश्यूज, क्योंकि श्रीलंका में भी थोड़ा इन्फ्लेशन काफ़ी देखने को मिला है। इसके तहत अब क्या हो रहा है कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है वो श्रीलंका और भारत के बीच में जो है वो साइन किया जाएगा। जुलाई में आरबीआई ने एक एग्रीमेंट और साइन किया था जिसमें उन्होंने करेंसी स्वैप फैसिलिटी जो एग्रीमेंट था श्रीलंका के साथ उसको एक्सटेंड किया, और ये कितने का था? $400 बिलियन की ये थी। थर्ड जो है वो फिर एनर्जी सिक्योरिटी पैकेज को लेके है, जिसमें बहुत सारा लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है कि हम इंडिया से इंपोर्ट कर सकते हैं फ्यूल। श्रीलंका को बोला गया है कि आप भारत से जो है ईंधन वगैरह लेके जा सकते हैं। और इसके लिए जो एक प्रोजेक्ट चलाया गया है वो है त्रिनको ऑयल फॉर्म्स, दैट हैज़ बीन परसुइंग फॉर सेवरल ईयर्स। तो बहुत पहले से लटका हुआ था, 2017 से प्रोजेक्ट लटका हुआ था, द पोर्ट ऑफ त्रिकोणामल्ली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर भारत ने इस चीज़ को अगर नहीं क्लियर किया होता तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे चाइना का प्रेजेंस बन जाता। चाइना का प्रेजेंस अगर यहाँ बनता तो भारत के लिए वो अच्छी खबर नहीं होती। फिर चाइना का प्रेजेंस बनने के साथ साथ जो चाइना के अलाइज है उनका प्रेजेंस भी यहाँ बनना होता, और फिर भारत की सिक्योरिटी ब्रीच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते थे, क्योंकि यहीं पे पास में ही अंडमान निकोबार है जहाँ भारत की तीनों आर्म्ड फोर्सेस की स्ट्रेटेजिक कमांड पोजीशंस हैं। The Triconamalli Harbour, one of the deepest natural harbors in the world, was developed by British during World War II। तो उसके बाद से सबकी यहाँ पे नजरें रहीं, और चीन ने भी बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्रेसिवली प्रयास किया कि हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह कर लें, लेकिन फिलहाल फाइनली जो है ये चीज़ें किसके हाथ में आ गई? भारत के हाथ में आ गई। इंडिया और श्रीलंका के बीच करारनामा हो गया। फोर्थ जो पिलर है वो है ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे। तो पहला पिलर कौन सा था? फूड एंड हेल्थ सिक्योरिटी पैकेज को लेके था। दूसरा था बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज को लेके। तीसरा था एनर्जी सिक्योरिटी पैकेज को लेके। और फाइनली जो फोर्थ था वो था ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेके। साथ ही साथ श्रीलंका ने भी हाल फिलहाल हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी का जो अवार्ड है वो किसको दिया है? वो इंडिया को दिया है। हुआ ये था, ये भी कहानी आप सुन लीजिए। हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम प्रोजेक्ट ये भारत को दिए गए हैं, जो भारत के लिए बहुत ही राहत की बात है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनवरी 2021 में सिमिलरली ऐसा ही एक कॉन्ट्रैक्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में चाइनीज कंपनी को दे दिया गया था। चाइनीज कंपनी का नाम क्या था? साइनोसोर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। इस कंपनी को जो है श्रीलंका ने ओके कर दिया था कि हाँ आप ये हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट हमारे देश में ले लीजिए। दिस सिस्टम्स वर टू बी बिल्ट ऑन 3 आइलैंड ऑफ जाफना पेनिनसुला। तो जाफना पेनिनसुला में ये सारा काम होना था। कहाँ कहाँ होना था? एक तो डेल्फ्ट में होना था, नागदीप में होना था, अनालथीवू में होना था। ये सब नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस फिलहाल सुन लीजिए। तो जैसे ही यहाँ पे चाइना कंपनी को मिल गया तो भारत बहुत टेंस हो गया, क्योंकि ये जो तीनों ही आइलैंड है ये स्ट्रेटेजिक पोजीशंस है।
भारत के लिहाज से। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ देखो, ये नगादीप विहारा है, ये अंतलिवु है, और यहाँ पे कहीं डेल्ट होगा, ये डेल्ट है, राइट। सो बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशंस ये थे। तो भारत बहुत ज़्यादा टेंस में आ गया। फिर उन्होंने बहुत कुछ मतलब ऑफर किया श्रीलंका को कि देखो जी, हम आपके यहाँ प्रोजेक्ट बनाएंगे, स्मॉल लोन देंगे, फलाना ढिगड़ा, बहुत सारे मतलब होता है ना, 56 भोग के प्रसाद आप ही को खिलाएंगे। तो फिर श्रीलंका बेचारा क्या करता, श्रीलंका मना नहीं कर पाया इस तरीके के ऑफर जो भारत ने प्रेजेंट किए। फिर उन्होंने इस चीज़ को हटा के, किस चीज़ को हटा के, जो हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी का जो चीज़ था वो फिर किसको दे दिया, इंडिया को दे दिया। देन इंडिया ने फिर एक बहुत ही राहत की सांस ली। एज अ रिजल्ट, ड्यूरिंग द रिसेंट विजिट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर बेसिल राजपक्षा टू इंडिया, श्रीलंका हैड एग्रीड टू गिव द प्रोजेक्ट टू इंडिया आफ्टर कैंसलिंग आउट द चाइनीज। अब इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस में काफ़ी ज़्यादा जो है उठापटक रहती है। भारत ये इस चीज़ से नाखुश रहता है कि आप जो है चाइना का प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा बना रहे हैं और वहाँ पे भारत के स्ट्रैटेजिक पोजीशंस हैं। तो सिक्योरिटी ब्रीच, और फिर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपने एक वो दिया हुआ है मोटो, सागर विजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो वो भी कहीं ना कहीं इंडिया कहता है कि श्रीलंका हमारे साथ कॉपरेट ही नहीं करता अच्छे से, दूसरे देशों के साथ जा रहा है। श्रीलंका का फिर ये कहना होता है कि इंडिया प्रोजेक्ट्स को बहुत ज़्यादा डिले करता है, ठीक है, और फिर सही तरीके से मतलब बातचीत नहीं हो पाती है। जो भी मतलब जैसे अब ये देख लीजिए, ये त्रिकोण मल्लिका जो प्रोजेक्ट था 2017 से लटका हुआ था, और जो वादे भारत करता है उसमें पूरे नहीं उतर पाता। तो ये सब उठापटक, ये सब गर्मा गर्मी जो है फॉरेन रिलेशंस में देखी जाती है। दैट्स ऑल अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट। सो ये सारी स्टोरी हमने देखी। हमने क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, देन वी लुक एट पिलर ऑफ शेम, देन न्यू कैलिडोनिया, फिर जर्मनीज न्यू चांसलर, एंड देन इंडिया श्रीलंका रिलेशंस, राइट। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।